सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम एक बेहद गंभीर विवाद पर चर्चा करेंगे जो इस समय देश में चल रहा है। और ये विवाद इस तरह का विवाद है जो जिससे भविष्य में भारत के राज्यों के आधार पे विभाजन के खतरे भी बने हुए हैं। तो बने रहिएगा, आज की स्ट्रीम में कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और आपने कुछ मीडिया रिसोर्सेस और न्यूज़ में ये खबरें शायद सुनी भी होंगी। हम आज विस्तार से इस विवाद को चर्चाओं में लेकर आएंगे। तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और इस विवाद की थोड़ी रूपरेखा देखते हैं, आखिर ये मामला क्या है। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और इसके माध्यम से इस पूरे मामले को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दर्शकों, आजकल फिर से आप न्यूज़ में इस बात को सुन रहे होंगे कि किस तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उत्तर वर्सेस नॉर्थ वर्सेस साउथ भारत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कई मुद्दों पे होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप अलग-अलग तरीके से इस विवाद को सुनते और होते हुए देखेंगे। अभी हाल ही में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब, उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर थोपने के आरोप लगाए और उसको लेकर उन्होंने कई बयान दिए और फिर से ये जो विवाद था उत्तर और दक्षिण का, ये गहराता चला गया। ठीक। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? किन मुद्दों पे दक्षिण भारत के राज्यों को उत्तर भारत के राज्यों से, विशेषकर केंद्र सरकार से असहमति है, इन्हें देखेंगे और इस पूरे विषय के पीछे की उस बड़े षड्यंत्र को भी देखेंगे जो एक धार्मिक षड्यंत्र है, वो किस तरह से यहाँ पे खेला जा रहा है। ठीक। तो चलिए इन मुद्दों को एक-एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से बीजेपी आरएसएस की ये सरकार है, सत्ता में आई है, ये अपनी जो मूल एजेंडा है, वो धर्म, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, उसे सत्ता की शक्तियों से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और निरंतर वो फैसले लिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से एक-एक करके इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है। आरएसएस का कोर एजेंडा भी यही है और इसके पीछे की राजनीति भी आप बड़ा स्पष्ट रूप से समझते हैं कि उद्देश्य ये है कि भई जातिवाद बना रहे और जातिवाद को बनाए रखने के लिए वो हिंदू धर्म को बनाए रखना ज़रूरी है और हिंदू धर्म को बनाए रखने का सबसे बेहतर मौका ये है कि इस समय जो सत्ता की शक्ति मिली है, इसके माध्यम से खूब इस शक्तियों का उपयोग किया जाए और पूरे देश में हिंदुत्व की विचारधारा को फैला दिया जाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे परेशानियाँ ये हैं कि बीजेपी आरएसएस ने अपनी सत्ता की शक्ति से, हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में ज़बरदस्त तरीके से इन सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग किया और जम के उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, इन शक्तियों के उपयोग करके इस देश को हिंदुत्व में बनाने की प्रयास की। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखें, असम, मेघालय वगैरह, जो कभी सांस्कृतिक रूप से अलग हुआ करते थे, आजकल हिंदुत्व में होते हुए नज़र आते हैं और ये वहाँ की स्थितियाँ हैं। इसके अलावा जो भारत के ट्राइबल राज्य हुआ करते हैं, जनजातीय राज्य होते हैं पूरे, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पे हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा तेज़ी से चल रहे हैं। उनकी भी संस्कृति और उनकी पहचानें खत्म करने का प्रयास, उन्हें हिंदुत्व में करने का प्रयास चल ही रहा है। इसी तरह से हम दक्षिण भारत में भी बीजेपी के प्रयास को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। वहाँ पर भी हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने की इनकी निरंतर कोशिशें रहती हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या है, जो दक्षिण भारत का इतिहास है, अगर उसे हम ध्यान से देखें तो पूरा ही इनके हिंदुत्व और सनातन विरोधी विचारधारा पर टिका हुआ है। दक्षिण भारत के इतिहास को अगर हम देखें तो पेरियार के नेतृत्व में जहाँ जाति विरोधी आंदोलन हुए, तो वहीं पूरी जो वहाँ की राजनीति है, वहाँ की पूरी सामाजिक स्थिति है, वो टिकी इसी पे है कि उनकी लोकल की जो पहचानें हैं, वो बचाए रखना और उत्तर भारत से जो सांस्कृतिक हमले किए जाते हैं,
कभी भाषा के रूप में, किसी धर्म के रूप में उन्हें रोक कर रखना, उन्हें नकार देना, विशेषकर हिंदुत्व की राजनीति को बिल्कुल ही अस्वीकार करना। तो हो ये रहा है कि पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी सत्ता में है, तब से निरंतर ये दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, विशेषकर सुदूर दक्षिण में, तमिलनाडु में, केरल में, जहां इन्हें पैर रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, और तमाम किस्म के प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि हिंदुत्व में उस क्षेत्र को कर दिया जाए। वहां से, तमिलनाडु से हमें दिखता है कि बड़े मुखर और प्रखर विरोध भी होने लगे हैं। ऐसे विरोध आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे। जितनी तीखी उत्तर भारत में हिंदुत्व की राजनीति होती जा रही है, उतना ही तीव्र प्रखर मुखर विरोध दक्षिण भारत से, विशेषकर तमिलनाडु से हमें देखने को मिलता है। कुछ समय पहले स्टालिन साहब हैं, उनके जो सुपुत्र हैं, उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया तक कह दिया था। और इस तरह की बातें पहले आपने नहीं सुनी होंगी, पर मुझे लगता है ये प्रतिक्रिया है हिंदुत्व की विचारधारा के अति हो जाने के विरुद्ध तमिलनाडु से आ रही वो प्रतिक्रिया है, जो पेरियारवादी विचारधारा है, जो कि उत्तर भारत की हिंदुत्व संस्कृति को क्या बोलते हैं, एक अतिक्रमण के रूप में देखती है, दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृति के ऊपर आर्य संस्कृति के अतिक्रमण के रूप में देखती है। तो वहां से निरंतर विरोधाभासी बातें निकल कर आती रहती। तो उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत के विवाद को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वही अतीत वर्षों पुराना विवाद है, जहां उत्तर भारतीय केंद्रित सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति दक्षिण भारत पर अधिरोपित होने का प्रयास करती है विभिन्न तरीकों से, और दक्षिण भारत के राज्य इसका विरोध करते रहते हैं। विशेषकर तमिलनाडु, केरल से ये विरोध आता रहता है। ठीक, तो आप अगर इस विवाद की जड़ में जाएंगे तो आपको धार्मिक विवाद ही दिखेगा। उत्तर भारत की जो धार्मिक हिंदू संस्कृति दक्षिण भारत पर अपनी कब्जे जमाने के लिए प्रयास कर रही है, यही मूल इसके विवाद की जड़ मिलेंगी। बाकी तो माध्यम है, किन किन मुद्दों पे विवाद है वो हम एक एक करके आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे कि विवाद आखिर किन किन मुद्दों को लेके दिखाई देता रहता है। ठीक, तो अभी जो वर्तमान विवाद चल रहा है उत्तर बनाम दक्षिण, इसके कुछ आयाम हैं, कुछ मुद्दे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक, और उन्हें एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन विषयों पर ये विवाद चलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए दर्शकों, क्या है मामला? मामला तो धार्मिक है। उत्तर भारत की सनातन संस्कृति दक्षिण भारत पर थोपी जानी चाहती है, और ये अभी से नहीं, पेरियार के समय से। पेरियार ने भी मूलतः जो आर्य संस्कृति है उसके द्रविड़ संस्कृति पर अधिरोपण का विरोध किया, और पूरा पेरियार मूवमेंट इसी पे था। जातिवाद का विरोध, हिंदुत्व का विरोध, असमानता का विरोध और ब्राह्मणवाद का विरोध, भाषा, संस्कृत और हिंदी भाषा का विरोध, खुद की स्वदेशी भाषाओं को बचाए रखने का उनका प्रयास। अब ये प्रयास लंबे समय से चलता रहा, और वहीं इसी परिपुष्ट में वहां पे राजनीतिक पार्टियां विकसित हुई हैं, और वर्तमान में बीजेपी आरएसएस के नेतृत्व में ये जो उत्तर बनाम दक्षिण का जो विभाजन है, ये अब और तीक्ष्ण होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको बता सकता हूं कि आज ये बात सुनने में आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन भविष्य में शायद इस आधार पे भारत राज्यों में विभाजित होता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये चीज़ें बड़े गंभीर प्रभाव बनाती हैं। इतिहास गवाह है, इन छोटे मुद्दों पर बड़े हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, और अगर ये चलता रहा तो आगे विभाजनकारी स्थितियां भी बन सकती। ठीक, तो इसी विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आज हम उत्तर बनाम दक्षिण के इस विवाद को आपके सामने रखते हैं। और कई आधारों पे विवाद है, लेकिन अभी फिलहाल में उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद जिन मूल मुद्दों पे चल रहा है, उन गंभीर मुद्दों को आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 बड़े बड़े मुद्दे हैं। अगर आप मोटे मोटे तौर पर नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया के इस डिस्प्यूट को देखें तो 3 बड़े मुद्दे अभी बने हुए हैं। उत्तर भारत की हिंदुत्ववादी सरकार जो केंद्र में सत्ता में है, इसके विरुद्ध में दक्षिण भारत के राज्य जो हैं वो 3 मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। पहला मुद्दा है हिंदी भाषा का। इसको लेकर अभी बहुत सारी बयानबाजी हुई है, और ये क्या मुद्दा है इस पे अभी हम चर्चा करते हैं, हिंदी भाषा का मुद्दा। और दक्षिण के राज्य विशेषकर तमिलनाडु से इसका बहुत तीव्र विरोध
होता दिख रहा है। दूसरा मुद्दा है वो है परिसीमन का, डिलिमिटेशन का। वो एक राजनीतिक मुद्दा है और उसका संबंध दक्षिण भारत का इस देश की संसद में, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व से। ठीक, वो अपने आप में बेहद गंभीर मुद्दा है। दक्षिण भारत के राज्यों का ये कहना है कि भाई उनका रिप्रेजेंटेशन कम करने का एक षड्यंत्र चल रहा है और परिसीमन या डिलिमिटेशन के माध्यम से ये होने वाला है। ठीक, उसे देखेंगे। और तीसरा जो बड़ा विवाद का एक मुद्दा इस समय चल रहा है, जिस पर काफी जोर दिया जा रहा है, वो है टैक्स यानी कर विवाद। दक्षिण भारत के राज्यों का ये आरोप है कि उत्तर भारत के जो गौ पट्टी राज्य हैं, एक बार तो उन्होंने गौमूत्र राज्य भी कह दिया था वहां के एक सांसद ने, लोग गुस्सा भी हो गए, पता नहीं क्यों गुस्सा हुए। मतलब ये गौमूत्र पीते हैं और इन्हें कोई गौमूत्र राज्य कह दिया तो ये कहते हैं अपमान कर दिया, खुद गाय गोबर खाते हैं। ठीक, तो अब गौमूत्र खाते हैं और गाय गोबर गोबर खाते हैं और गौमूत्र पीते हैं ये लोग। तो अब देखिए ये पूरा जो विवाद है, टैक्स का विवाद, इसके केंद्र में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका मोटा मोटा आरोप ये है कि भाई वो ज़्यादा टैक्स देते हैं और उत्तर भारत के राज्य कम टैक्स देते हैं। फिर भी उत्तर भारत के राज्यों को टैक्सों से केंद्र सरकार ज़्यादा पैसा देती है और दक्षिण भारत के राज्यों को कम पैसा मिलता है। तो वो कहते हैं कि भाई हम लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हमें केंद्र सरकार से कलेक्शन के बाद पैसा कम मिलता है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों जिनका योगदान कम है उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ये तीन बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके अभी टनाटनी बस एक जिसे कह सकते हैं कि कठोर अवस्थाएं बनी हुई हैं और परेशानियां बनी हुई हैं। और उत्तर भारत के राज्य, दक्षिण भारत के राज्य आपस में इन मुद्दों को लेके काफ़ी जिसे कहते हैं कि लूप की स्थिति में हैं, फंसे हुए हैं और ये लड़ाई आगे और भी बढ़ती हुई आपको समय के साथ दिखाई दे सकती है। ठीक, तो चलिए इन मुद्दों को एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि कैसे उत्तर भारत की केंद्र सरकार, जो कि हिंदुत्ववादी सरकार है, वो अपनी प्रोपेगेंडा को, अपनी सनातनी संस्कृति को दक्षिण भारत पर थोपने का प्रयास कर रही है। पहले से भाषा विवाद के रूप में देखते हैं। हिंदी का जो विवाद है पुराना विवाद है, पेरियार के समय का विवाद है। अब बीजेपी उसे नए स्वरूप में रखने की कोशिश कर रही है। इस विवाद को थोड़ा सा समझते हैं, आखिर ये पूरा मामला है क्या। ठीक, चलिए, तो ये हिंदी के उपयोग का आरोप लगाया है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनका ये कहना है कि ये जो केंद्र सरकार है ये जबरदस्ती उनके राज्य पर हिंदी थोपना चाहती है, जबकि वो उनके राज्य में तो कोई हिंदी बोलता भी नहीं, फिर भी हिंदी थोपने का प्रयास दिख रहा है। और इसके बहाने ये अपनी सनातनी संस्कृति और संस्कृत को भी पीछे से लाना चाहते। वह हिंदी मुखौटा है। संस्कृत और धर्म ग्रंथ और वैदिक संस्कृति, धर्म, मंदिर, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, पंडा पुजारी वर्ग, ये सब एक एक करके इस हिंदी के माध्यम से अंदर घुसना चाह रहे हैं तमिलनाडु में। ठीक, तो ये बड़े आरोप हैं हिंदी इस विवाद के पीछे। पर ये विवाद खिला कैसे जा रहा है, थोड़ा सा समझिए कि ये पूरा मामला किस तरह से इस स्थिति में आया कि बड़े टकराव के हालात अब बन गए और बेहद कठोर बातें इस समय कही जा रही। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार सत्ता में आई है, हम ये देख रहे हैं कि सिलसिलेवार एक प्रयास है, विशेषकर नरेंद्र मोदी का, कि वो पूरे भारत में हिंदी के इस्तेमाल को आगे बढ़ाएं या पूरे भारत के लोगों को हिंदी सीखने पर विवश करें, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और इसी प्रयास में हम ये देखते हैं कि दक्षिण भारत में जहां लोग हिंदी नहीं बोलते, वहां इस सेंटर गवर्नमेंट ने, बीजेपी आरएसएस की सरकार ने वहां साइन बोर्ड, डाक सेवाएं, टैक्स फॉर्म, प्रशासन आदि के माध्यम से हिंदी में भी चीजें लिखवाई हैं। और इसका कोई तुक नहीं बनता कि अगर तमिलनाडु में लोग हिंदी नहीं बोलते तो हिंदी में साइन बोर्ड लगाने का क्या लॉजिक है। ठीक, मतलब बाकी भाषाओं के साथ हिंदी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इनका कहना है कि हम प्रमोट कर रहे हैं लोगों को हिंदी बोलने के लिए। ठीक, और इस तरह से ये पूरा कार्रवाई इनका है और ये लंबे समय से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनका दावा है कि इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। अगर देश में ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी बोलेंगे तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता के नाम पर पूरे देश में
हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं डिजिटल में, केंद्र सरकार के कामों में, सब जगह हिंदी भाषा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, लेकिन उस इससे उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो बड़ा दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो बड़ा असहज महसूस करते हैं, विशेषकर सुदूर दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य जो है उन्हें बड़ी परेशानी है, क्योंकि वहाँ उन्हें हिंदी पसंद नहीं है, बोलना भी नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते, और हिंदी को थोपने के वो विरोध में नजर आते हैं। ठीक है, हिंदी को लेके बीजेपी की, आरएसएस की सरकार कितनी संवेदनशील है, हम अमित शाह के इस बयान से भी समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले 2022 का एक बयान है, वो हिंदी दिवस के मौके पर कहते हैं कि एक देश एक भाषा। ठीक है, वो एक देश और एक भाषा बनाना चाहते हैं, मतलब पूरे देश को हिंदी में करना चाहते हैं। ये भी यहाँ पर, ठीक है, कोशिशें की गई हैं, और सोचिए ये चीज़ दक्षिण भारत में बड़ा रोर क्रिएट करती है, क्योंकि हिंदी को विरोध के रूप में दक्षिण भारत में 60 लोग जान दे चुके। ठीक है, जब 1968 करीब में हिंदी थोपने के प्रयास किए जा रहे थे तो बड़े विरोध हुए, 3 बड़े आंदोलन हो चुके हैं दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के विरोध में, थोपने के विरोध में, और उसमें करीब 60 लोग अपनी जान भी दे चुके हैं। तो इस स्तर पे हिंसा पहले हो चुकी है, और जब ये कहते हैं कि एक देश एक भाषा, तो इसकी तीखी प्रक्रियाएं दक्षिण भारत से आती हुई दिखाई देती। ठीक, अब हिंदी थोपने का उद्देश्य क्या है, तो इनका दावा यह है कि हिंदी भारत में ज्यादातर लोग, यानी 57% से ज्यादा लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, इसलिए बाकी सबको भी हिंदी सीखनी चाहिए। मतलब ये अजीब सा लॉजिक है, इसके पीछे का कोई तर्क नहीं दिखता, लेकिन ये कौन सी बात है कि बहुसंख्यक लोग जिस भाषा को बोलते हैं बाकी सबको भी उस भाषा को बोलना और सीखना चाहिए, इस तरह का लॉजिक इनका दिखाई देता है। ठीक, अब इस हिंदी के बढ़ावे को लेकर विवाद कहाँ से शुरू होता है? विवाद यहाँ से शुरू होता है कि बीजेपी सरकार 2020 में अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके मैंने स्ट्रीम भी की हुई थी, किस तरह से जो तिलक का जातिवादी मॉडल है वही बीजेपी आज नई एजुकेशन पॉलिसी के रूप में हमारे सामने रख रही है। मैंने पहले स्ट्रीम में बताया था, तिलक जो जो सोचते थे शिक्षा को लेकर, बीजेपी वही उस नई एजुकेशन पॉलिसी में आगे बढ़ा रही। ठीक, अब इस नई शिक्षा नीति में, 2020 की शिक्षा नीति में इन्होंने एक क्या बोलते हैं, नियम बनाया हुआ है, वो है कि 3 भाषाएं हर छात्र को सीखनी पड़ेगी। ठीक, 3 भाषाएं सीखनी पड़ेगी। अब यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है, 3 भाषाओं को लेकर पूरा विवाद शुरू होता है। बताया गया कि भाई पहली भाषा स्टूडेंट की मातृभाषा होगी, और या स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी, जहां हर संभव होगा प्राइमरी एजुकेशन भी इसी में होगी। दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भाषा होगी, और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा हो सकती है। ठीक है, कहने के लिए ये 3 भाषा का जो नियम है बताया जाता है, ये अनिवार्य नहीं है, पर कहने की बात है, क्योंकि हिंदी को ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, बस लिखित के रूप में अनिवार्य तो नहीं है, पर कोशिश हिंदी को ही आगे बढ़ाने की जा रही। ठीक है, और हिंदी भाषा अब बच्चों को पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए इसमें परेशानी कहाँ हो रही है, परेशानी ये हो रही है कि तमिलनाडु जैसे राज्य विशेषकर, जो कि हिंदी भाषा के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन कर चुके हैं, उन्हें इससे बड़ी असहजता है, और वो इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, विशेषकर अपने राज्य के स्तर पर, और यहीं से ये पूरा विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई वो तो 3 भाषा का मॉडल जो केंद्र सरकार दे रही है उसे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली ये हिंदी थोपने का प्रयास है, और हिंदी थोपने के इस प्रयास का तमिलनाडु पहले भी विरोध करता रहा है, अभी भी विरोध करता रहेगा। अगर लैंग्वेज वॉर चाहती है केंद्र सरकार तो तमिलनाडु इसके लिए तैयार है, उन्होंने ये भी कह दिया। ठीक है, अगर हम तमिलनाडु का इतिहास देखें तो हिंदी का विरोध तमिलनाडु में शुरू से होता रहा। 1937 में, 1940 का तक ये चला, जब सी राजगोपालाचार्य ने हिंदी अनिवार्य बनाई तब भी इसका विरोध हुआ, 1200 से ज्यादा लोग जेल भेजे गए, फिर बाद में इसे वापस ले लिया गया। और मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 3 बड़े हिंदी विरोधी आंदोलन तमिलनाडु में हो चुके हैं। 1964 से 66 तक ये तीसरा बड़ा आंदोलन चला, और फिर इसमें करीब 60 लोगों की जान भी गई। तमिलनाडु के लोगों ने हिंदी के विरोध में 60 लोगों ने जान भी दी हुई है, तो ये मामला बड़ा सीरियस है। केवल ऐसा नहीं है कि
राजनीति चल रही है। ठीक, लोग सच में हिंदी का विरोध करते हैं और पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई पूरे 1968 का दौर आता है, तमिलनाडु के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं अन्नादुरई, और वो कहते हैं कि भाई तमिलनाडु तो केवल दो ही राज्य की दो स्कूलों में दो ही भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, एक उनकी लोकल की और दूसरी अंग्रेजी, हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो 1968 से वहां दो भाषा का नियम तमिलनाडु में चल रहा है, विशेषकर स्टेट स्पॉन्सर स्कूलों में। वहां पे जो सेंटर के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहां तो तीन भाषाएं चलती हैं, लेकिन जो राज्य के स्कूल हैं वहां दो ही भाषाएं चलती हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं, इस पूरी नई एजुकेशन पॉलिसी में तीन भाषा को लेकर जो विवाद है, इसमें पुराने ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं। ईवी पेरियार साहब को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने भी यही कहा हुआ था कि भाई, ये जो पेरियार साहब थे वो कहते हैं कि भाई जो हिंदी है उसका अधिपत्य, यानी उसका जो उत्तरी अधिपत्य है, वो जो दक्षिण भारत पे क्या बोलते हैं इसे थोपने का प्रयास है, उसे वो नॉर्दर्न डोमिनेंस या उत्तरी अधिपत्य के रूप में बताते थे। ठीक है, उन्होंने फिर यह भी कहा था कि भाई हिंदी को ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का एक उपकरण और तमिल पहचान के लिए खतरा भी मानते थे पेरियार साहब। तमिल भाषा के लिए उनके समय समय से ही आत्मदाह का घटनाएं हुई हैं, और देखिए तब ये इसी हिंदी को तमिल भाषा को बचाने के लिए और हिंदी को हटाने के लिए यहाँ ये तमाम सारे आंदोलन भी हो चुके हैं। ठीक, तो एक बड़ा बैकग्राउंड है हिंदी भाषा के विरोध का। और अब जब हम स्टालिन को देखते हैं कि वो हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के जो मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया चैनल हैं, वो स्टालिन को आज खलनायक बताते हैं, हिंदू विरोधी बता रहे हैं। पर उन्हें देखना चाहिए कि उत्तर भारत में तो हिंदी का विरोध हमेशा से होता रहा, आंदोलन हुए उन्होंने, उत्तर भारत कह रहा हूँ, दक्षिण भारत में तो हिंदी का विरोध हमेशा से होता रहा। तीन तीन बड़े आंदोलन हुए, 60 लोगों ने जान भी दी, और तब दो भाषा नीति पे है वो आए। वो हिंदी को ब्राह्मणवाद का अधिरोपण के रूप में देखते हैं, वो हिंदी को संस्कृत के लिए एक दरवाजे के रूप में देखते हैं, और वो इस तरह से देखते हैं कि हिंदी आएगी, संस्कृत आएगी, फिर मंदिर आएंगे, धर्म आएगा, और फिर धर्मांधता आएगी, जातिवाद आएगा, और इसलिए वो बिल्कुल भी इस भाषा को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। ठीक, अब यहाँ पे परेशानी कहाँ हो रही है? परेशानी यहाँ से शुरू होती है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, वो एक बयान देते हैं अभी कुछ समय पहले। वो कहते हैं कि भाई तमिलनाडु को समग्र शिक्षा मिशन के 2400 करोड़ रुपए की धनराशि तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे क्या बोलते हैं नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से नहीं अपना लेते। मतलब ये कि तमिलनाडु को उनके हिस्से का पैसा, शिक्षा का पैसा 2400 करोड़ रुपए तभी मिलेगा जब वो तीन भाषा की नीति को अपना ले। ठीक है, यानी दो भाषा तो चल ही रही है, तीसरी भाषा क्या, हिंदी को भी अपना ले। और यहीं से ये पूरा विवाद अब शुरू होता दिखता है। फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आते हैं, वो भड़क जाते हैं इस मुद्दे को लेके, ये किस तरह की बात है कि क्यों हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है, वो आरोप लगाते हैं कई सारे। और इसी में वो उस बयान को भी देते हैं जो बयान तमाम घटनाओं में बना हुआ है इसी क्रम में। और वो अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है, और उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, अब उनकी असली भाषाएं अतीत की निशानी बन गई। तो इनका कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश बिहार की भी भाषाएं अलग थी, पुरानी भाषा होती थी, अब हिंदी उस पर थोप दी गई है और उन भाषाओं को खत्म कर दिया गया। आगे वो कहते हैं, दूसरे राज्यों के मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊं, देखिए मरवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, और भी तमाम सारी भाषाओं का नाम लेते हैं। और देखिए वही बीजेपी ने ये सब बातें उन्होंने बताई हुई हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि भाई फिर वो कहते हैं कि भाई हिंदी थोपने का वो विरोध किया जाएगा, और हिंदी मुखौटा है, संस्कृत को छुपा हुआ चेहरा है। यहीं पर वो बात भी कहते हैं कि असलियत में हिंदी तो केवल मुखौटा है, हिंदी के माध्यम से संस्कृत को बैकडोर से
लेकर आना है, और संस्कृत के माध्यम से इनके धर्म ग्रंथ, और इनके धर्म ग्रंथ होंगे तो फिर आप जानते हैं जातिवाद भी लोगों के दिमागों में फिर से भरा जाएगा। ठीक, इस तरह से उन्होंने ये साफ कह दिया कि भाई वो दो भाषा नीति पर ही चलेंगे, और ये जो तीन भाषा का दबाव है कि अपना लेनी चाहिए, उससे वो नहीं अपनाएंगे। ये बात स्टालिन ने बोल दी है, और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो लैंग्वेज वॉर के लिए भी तैयार हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे शुरू करती है तो। ठीक, ये इस तरह से पूरा आज का हिंदी भाषा को लेकर विवाद अब इतना गर्माता और बढ़ता हुआ दिख गया है। ठीक, अब ये बड़ा अपने आप में कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। तमिलनाडु तो नहीं तीन भाषाओं को अपनाना चाहता है, विशेषकर हिंदी तो नहीं अपनाना चाहता। हमारी केंद्र सरकार है वो अड़ी हुई है इस बात के कि तुम्हें 2,400 करोड़ रुपए मिलेंगे ही तब जब तुम तीन भाषा नीति को अपनाओगे और हिंदी को भी अपनाओगे। ठीक, ये बड़ा अजीब सा दबाव है। ठीक, तो ये आज की डेट में एक बड़ा डिस्प्यूट बन गया है उत्तर बनाम दक्षिण के रूप में। लैंग्वेज विवाद, भाषा विवाद, ये आम बोलचाल का नहीं, लेकिन शैक्षणिक तंत्र में भाषा को अपना लेने का दबाव है। ये मेरे लिए भी समझ से परे है कि क्यों दक्षिण भारत के बच्चे तीन भाषाएं पढ़ें जबकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों के बच्चे केवल दो ही भाषाएं पढ़ें। ठीक, इसकी आवश्यकता क्या है? एक, हम क्यों बच्चों को सतही भाषा पढ़ने में उनके दिमाग को लगाना चाहते हैं? क्यों ना हम विज्ञान, तकनीक, इन चीजों पे बच्चों के ध्यान दें, ना कि 2, 4, 5 भाषाएं पढ़ने में बच्चों का जीवन और समय खराब करें। ठीक, तो ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर बचकाना सा व्यवहार है। भाषा पढ़कर आकर बच्चे क्या करेंगे? 2, 3, 4 भाषाएं, मतलब लॉजिक से परे है। और जो भाषा काम की है उससे पढ़िए, आप एक भाषा एक्स्ट्रा लोकल की पढ़िए, और कोशिश करिए कि बच्चों का ध्यान साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, तमाम सारे ऐसे मुद्दों पर हो जिनसे समाज को फायदा हो। अभी भाषा ही पढ़ने में अगर एक बच्चा अपना जीवन बचपन लगा देगा तो वो साइंस, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट विषयों पर ध्यान कहाँ देगा? ठीक, ये भी बड़ा अजीब सा एक पक्ष है जो समझने की जरूरत है। और ये उस देश में कहा जा रहा है कि बच्चों को तीन भाषाएं बोलनी चाहिए या पढ़नी चाहिए जहां के रिकॉर्ड कुछ और बताते हैं। देखिए, ये अमर उजाला का आर्टिकल है, अभी कुछ समय पहले छपा हुआ था, और असर रिपोर्ट जो आई हुई थी वो क्या कह रही है। तो भारतीय 14 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन करके इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, और ये कह रही है कि भारत में 25% छात्र कक्षा 2 की पुस्तक भी न पढ़ने में असमर्थ हैं। 14 से 18 साल के बच्चे कक्षा 2 की किताब भी पढ़ने में असमर्थ हैं। देखिए, देश में 25% यानी 14 से 18 आयु वर्ष के बच्चों के छात्र कक्षा 2 के क्षेत्रीय भाषा की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ हैं। यह खुलासा वार्षिक शिक्षा स्थिरता रिपोर्ट असर 2023 में हुआ है। जिस देश में 25% बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाते 14 से 18 वर्ष की उम्र के, उस देश में हमारे देश के अनपढ़ सरकार के अनपढ़ मंत्रियों ये बच्चों से तीन भाषाएं पढ़वाना चाहते हैं। आप मतलब हिपोक्रेसी और बेवकूफी की हद भी देख लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि एक भाषा पढ़ नहीं पा रहा बच्चा, एक भाषा पढ़वा लो भाई, ये तीन तीन पढ़वाना चाह रहे हैं। 25% बच्चे तो कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहे। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इस पे मैंने पूरी स्ट्रीम की हुई है, जाके देखिए। 50% बच्चे मुश्किल से पढ़ पाते हैं, 90% बच्चे थोड़े ठीक ठाक, बहुत ही कम। एक बड़ा एक मतलब पूरा एक ये है कि 25% तो कक्षा 2 की नहीं पढ़ पाते, कक्षा 5 की और 8 की तो अलग ही बात है। तो जिस देश में बच्चे किताबें नहीं पढ़ पा रहे, कक्षा 2 की 14 से 18 साल के बच्चे एक भाषा नहीं ढंग से सीख पा रहे, वहां 2-2, 3-3 भाषाएं पढ़ाने का सपना दिखाया जा रहा है, और भाषा ही पढ़ते रहेंगे तो जो मूल विषय है उस पर ध्यान कब देंगे बच्चे? तीन भाषाएं पढ़ना मतलब, मैं समझता हूँ किसी की इच्छा हो, मजबूरी हो, बात समझ में आई, ये तो अनावश्यक है आज के दौर में जहां लिंग्वा फ्रैंका इंग्लिश है, इंग्लिश में पढ़कर आपको सारे लाभ होने वाले हैं, तो आप करोगे क्या इन फालतू की भाषाओं को पढ़ के जिनसे आपको कोई लाभ भी नहीं होने वाला। ठीक, तो सरकार की सोच आप समझ सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य केवल लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना और आगे बढ़ना नहीं है। उनका उद्देश्य अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को भाषाओं के माध्यम से समाज पे थोपने का, बच्चों पे थोपने का ज्यादा है।
अन्यथा तो जो भाषा काम की है उसी भाषा को पढ़ने पे जोर दिया गया होता। ठीक। तो अभी भी सरकार नहीं समझ पा रही कि समस्या बच्चों के साथ नहीं, मास्टरों के साथ है। वो अच्छा पढ़ाते नहीं है और नतीजा आपके बच्चों को ज़्यादा अच्छे से भाषा पढ़ना नहीं आता है। लेकिन फिर भी एक जुनून सवार है, कैसे भी पूरे भारत को हिंदी में कर दिया जाए। वही हिंदी जो मुगलों के दौर में विंदावी से हिंदी में विकसित हुई। ठीक, अमीर खुसरो जैसे लोगों ने इसमें पहले मसनद और दीवान लिखे। ठीक, बाद में अभी नई नई भाषा है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले गद्य लिखने वाले हो जाते हैं। ऐसे एक नई नई भाषा ही है, इससे पूरे देश पर थोपना है। और हिंदी नहीं है उद्देश्य, प्राइमरी फोकस इसके पीछे से संस्कृत को लाना है, धर्म को लाना है, जातिवाद को लाना है और समाज में असमानता को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये एक बड़ा विवाद है, भाषा विवाद, और ये आगे और बढ़ेगा क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं केंद्र सरकार समझौते के मूड में, और ये सरकार समझौता करती भी नहीं क्योंकि इसका उद्देश्य कुछ और है। वो अपने धार्मिक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही है, इसलिए समझौता करने का कोई चांस दिखता नहीं है। देखेंगे पूरा मामला कितने आगे तक जाएगा, भाषा विवाद का मामला, और कितना आगे तक बढ़ेगा, और क्या फिर से बड़े आंदोलन होंगे केवल भाषाओं के लिए। फिर से जैसे पहले 60 लोग मारे गए थे, अब फिर से लोग क्या अपनी जान देंगे, और क्या इस बार जान देकर पहले से जैसे उन्हें हिंदी से छुटकारा मिलेगा। ठीक, तो दर्शकों देखिए, इसमें मेरा पक्ष बड़ा साफ है कि भाई भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, लोग महत्वपूर्ण होते हैं। और किसी क्षेत्र के लोग कौन सी भाषाएं सीखना चाहते हैं हम उन पर छोड़ दें, हम किसी एक भाषा को जबरदस्ती ना बनाएं। और चूंकि इस देश में 57% लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि बाकी लोगों को भी हिंदी सीखनी पड़ेगी। ये कोई जरूरी नहीं हो सकता। ये स्वेच्छा तो हो सकती है, ये थोपना नहीं हो सकता। ठीक, और उत्तर भारत की भाषा ही दक्षिण भारत पर थोपी जाएगी, ये भी कोई रूल नहीं हो सकता। भाई क्यों ना सब लोग तमिल सीख लें, भाई उनका भी तो लॉजिक सही है स्टालिन का कि भाई हम हिंदी क्यों सीखें, आप तमिल क्यों नहीं सीख लेते। ठीक, तो भाई अगर यही बात है तो भाई आप तमिल सीख लीजिए। तो ज्यादातर लोग जो बोलते हैं उस भाषा को सबको सीखने का दबाव बनाना, मुझे लगता है ये बेवकूफीपूर्ण बात है। अगर ऐसा ही है तो फिर हम क्यों ना अंग्रेजी को सीखने पर ज्यादा जोर दें, जिससे वैश्विक स्तर के फायदे बच्चों को होंगे। हिंदी सीखकर बच्चे करेंगे ही क्या, यूट्यूब पर रील बनाएंगे, टिकटॉक पर रील बनाएंगे, और करेंगे क्या। ठीक, यहाँ इंग्लिश सीखकर जरूर बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे और काफी सारे फायदे हो सकते हैं, अगर यही सब चीजें हमें करनी है। अन्यथा तो ये विवाद एक बेवकूफीपूर्ण विवाद है, और केवल भाषाओं के लिए इतनी लड़ाई, इतना आक्रामकता किसी काम की नहीं है। लेकिन आप समझिए बीजेपी को हिंदी के बहाने संस्कृत वहां पर लोगों के दिमागों में थोपनी है, मामला ये है। ठीक, तो पहला विवाद भाषा विवाद है, ये चल रहा है, ऑनगोइंग है, और आप इसे देख सकते हैं, इसमें अभी कई आयाम निकल कर सामने आएंगे। इसके बाद जो दूसरा विवाद है जिसे हम देखते हैं, वो जो विवाद है वो परिसीमन का विवाद है। ये एक राजनीतिक विवाद है और बेहद गंभीर किस्म का विवाद है। ठीक, और बहुत सारे लोग तो इसमें अधिक समझ भी नहीं रखते कि आखिर ये किस मुद्दे पर चर्चाएं परिचर्चाएं होती दिखाई दे रही हैं। चलिए दूसरा विवाद और देखते हैं हम, परिसीमन विवाद क्या है, डिलिमिटेशन का इशू क्या है, और ये मामला कितना गंभीर है, और ये मामला आगे बड़े विभाजन को जन्म दे सकता है। उत्तर बनाम दक्षिण के रूप में जो बड़े विभाजन है ये हमारे सामने निकल के आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए पूरा मामला क्या है, मैं थोड़ा आपके सामने से रखता हूँ, परिसीमन विवाद को रखता हूँ। ये मामला कितना गंभीर है तो आप उससे समझ पाएंगे पूरी स्थितियां क्या है। ठीक, परिसीमन को लेके दक्षिण भारत के राज्यों में है बेचैनी, इस तरह की रिपोर्ट आज तक ने छापी हुई थी। तो देखिए दर्शकों पूरा मामला क्या है, परिसीमन या डीलिमिटेशन का ये जो विवाद है, थोड़ा ऐसे समझिए। ठीक, तो देखिए मामला ये है कि भाई हमारी 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, और मोटा मोटा मामला ये था कि भाई जो 10 लाख पर एक सीट बनाने का मोटा मोटा अंदाज हम लेकर चले हुए थे। फिर हम ये देखते हैं कि संविधान बनता है, संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है, और संविधान बनने के बाद ये क्या बोलते हैं, ये तय होता है कि भाई अब जब संविधान हो गया, बन गया, तो चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो भाई जो सीटें रहेंगी वो कैसे तय की जाएंगी, कितनी जनसंख्या पर एक सीट होनी चाहिए,
तो मोटा मोटा अंदाजा ये लगाया जाता है कि भाई 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होनी चाहिए। कौन सी? लोकसभा की सीट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, भारत में द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था है। सेंटर में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है ये लोअर हाउस है, इसके मेंबर्स का चुनाव डायरेक्ट होता है। राज्यसभा जो है अपर हाउस है, इसके मेंबर का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं से होता है। तो लोकसभा में जो सदस्य हैं, जो जिसमें बहुमत होने पर सरकार बनती है, वहां जो लोग हैं, यानी ये 552 होते थे, अब 550 हो रहे हैं, इनकी सीटों का कैसे निर्धारण होगा? तो इसके लिए मोटा मोटा ये व्यवस्था बनाई गई कि 10 लाख पर, अनुमानित 10 लाख पर एक संसदीय सीट बनाई जानी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये व्यवस्था हम बना रहे थे इसमें। अब इसमें परेशानी के कैसे तय होगा कि भाई क्या करने की जरूरत है। और जब पहला चुनाव हुआ था 1951 में, तब तो क्या बोलते हैं, ये व्यवस्था हो नहीं पाई थी। तो लगभग 7.5 लाख ले लीजिए, इस पर आबादी पर एक संसदीय सीट बनाई गई थी। ठीक, ये देखिए 1951 में 489 सीटें थी। अब ये पूरा विवाद फिर बढ़ता कहाँ से है? तो देखिए, ये भी व्यवस्था बनाई गई है कि भाई इस देश में जो क्या बोलते हैं, लोकसभा में सीटों का निर्धारण के लिए क्या बोलते हैं, 10 लाख पे एक सीट होनी चाहिए। ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये करेंगे कि हर 10 साल में जनगणना करवाएंगे, और जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा, डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। ये जनगणना के बाद बराबर बराबर संख्या में क्या बोलते हैं, जनसंख्या को बांटकर सीटों का निर्धारण करेगा। ये इसका काम होने वाला था, परिसीमन आयोग का ये काम होने वाला था। ठीक, तो परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन है, राष्ट्रपति इसका निर्माण करते हैं। प्रत्येक जनसंख्या के बाद ये निर्मित होता है, और ये क्या करता है कि ये संसदीय सीटों को बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से री एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, उनका पुनर्निर्धारण करता है। अब देखिए, इसमें प्लान ये था कि भाई जनसंख्या बढ़ेगी, 10-10 साल में जनगणना कराएंगे, परिसीमन आयोग बनेगा, डिलिमिटेशन का कमीशन बनेगा। जो नई जनसंख्या बढ़ेगी उसके लिए नई सीटें बना दी जाएंगी। ठीक, ये नई सीटें बनाई जाएंगी। अब यहाँ पे ये भी था, देखिए कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आरक्षण 10-10 साल के लिए था। तो आप आरक्षण के इस पूरे 10-10 साल के आरक्षण वाले खेल को भी थोड़ा इस परिसीमन वाले सिस्टम से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लान ये था कि 10-10 साल में जनगणना होगी, परिसीमन आयोग बनेगा, वो बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए नई सीटें बनाएगा, उन नई सीटों के लिए फिर से आरक्षण देना पड़ेगा। तो 10-10 साल में आरक्षण के रिवीजन आगे बढ़ाने के प्रावधान थे पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए। उसका संबंध यहाँ बढ़ी हुई सीटों से है। ठीक, कई लोग ये समझ नहीं पाते, वो बेवकूफ राजनीतिक आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण, इसको बीच का अंतर नहीं समझते, और उन्हें लगता है आरक्षण 10 सालों के लिए। आरक्षण 10 सालों के लिए नहीं है, आरक्षण को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जो राजनीतिक आरक्षण है, जनसंख्या बढ़ेगी, सीटें बढ़ेंगी, नई सीटें बढ़ेंगी, तो फिर आरक्षण को उसी अनुपात में बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हर 10 साल में उसका रिवीजन होगा। इसलिए 10-10 सालों में आरक्षण को बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा आपको, या उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस वाज द प्लान। इसलिए 10-10 सालों में आरक्षण को बढ़ाने की बात की गई। वो तो वैसे भी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर आप सीटें बढ़ाओगे तो आरक्षण रिवाइज होगा, नया बिल लाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, ना कि आरक्षण कोई 10 सालों के लिए। ठीक, वो नई बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से नई सीटें बनाने का व्यवस्था थी। चलिए वापस आते हैं। अब यही प्लान था कि भाई नई सीटें बनाते जाएंगे और जनसंख्या बढ़ती जाएगी, नई नई सीटें बनाते जाएंगे और परिसीमन आयोग बनता जाएगा। कुल मिलाकर अब तक 4 बार परिसीमन आयोग बनाए गए, यानी 4 बार हमने परिसीमन किया, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। अब एक समस्या ये आई कि भाई देश की हम जनसंख्या विस्फोट से गुजर गए, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन से गुजर गए, और 60-70 का दशक था, देश की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी कि एक प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई आखिर हम संसद में कितने लोगों को बिठाएंगे? भाई लोकसभा में आखिर कितने लोग बैठेंगे? 1000 से ज्यादा लोग बैठ जाएंगे क्या लोकसभा में? ठीक, तो फिर व्यवहारिक रूप से काम कैसे किया जाएगा? तो ये समस्या आगे चलकर आने वाली होती है, और फिर इसका हल कैसे निकाला जाता है। देखिए,
तो देखिए हुआ क्या कि 1952 में जनगणना की गई। जनगणना के बाद देखिए 1952 का जो परिसीमन आयोग है उसके हिसाब से क्या बोलते हैं 489 लोकसभा सीटें निर्धारित की गई। फिर हम ये देखते हैं कि भाई 1973 में फिर से जनगणना के बाद सीटें परिसीमन आयोग बना और फिर इसने सीटों की संख्या बढ़ाकर 543 हो गई। ठीक है। फिर 1976 में इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन कर दिया और परिसीमन की प्रक्रिया पर 25 सालों के लिए रोक लगा दी। इंदिरा गांधी का दौर आया, आप जानते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का दौर है और उन्होंने 42वें संविधान संशोधन से हालांकि लगाई तो उन्होंने इमरजेंसी थी और इमरजेंसी का एक कारण जनसंख्या विस्फोट भी था और 42वें संविधान संशोधन में उन्होंने ये भी किया कि भाई अब जो है परिसीमन की प्रक्रिया 25 सालों तक नहीं होगी। मतलब ये कि जनगणना तो होगी लेकिन सीटें जो हैं वो नहीं बढ़ेंगी, 543 ही रहेंगी। बढ़ी हुई जनसंख्या को इन्हीं सीटों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब परिसीमन आयोग परिसीमन कर देगा बढ़ी हुई जनसंख्या के संसदीय सीटों की जनसंख्या को एडजस्ट कर देगा उतने में ही, लेकिन सीटें 543 ही रहेंगी। ये इंदिरा गांधी के समय हो गया। उसके बाद 2001 की जनगणना हुई, 2002 का परिसीमन आयोग फिर से बना। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 84वां संविधान संशोधन किया और फिर 25 सालों के लिए फिर से परिसीमन को आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2001 के हिसाब से अगला परिसीमन यानी संसद की सीटें बढ़ाने वाला परिसीमन अब 2026 में आगे बढ़ गया था, 25 सालों तक आगे बढ़ गया था। 2026 में ये होने की संभावना। ठीक है, अब परेशानी यह है कि 2021 की जनगणना होती है, उसके आधार पे 2026 के नया परिसीमन होता। अगर होना है तो नई सीटें बढ़ानी है और नई सीटें बढ़ाने की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने नई संसद बनवाई है। उस नई संसद में उन्होंने 800 से ज्यादा लोकसभा सीटें रखी हुई हैं जो दिखाती हैं कि 543 से ज्यादा सीटें तो बढ़ानी है। मतलब ये परिसीमन करके सीटें बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। ठीक, और ये कई बार कह भी चुके हैं नरेंद्र मोदी जी कि वो सीटें बढ़ाएंगे लोकसभा में। तो अब दक्षिण भारत के राज्य जो हैं उन्हें इससे ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन अभी बताता हूं कि 2026 में बताया जाता है नया परिसीमन होगा, संसद की सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, और ऐसी बात हो रही है, लेकिन 2021 की जनगणना होनी चाहिए थी और वो तो हुई नहीं है। और अब 2021 की कब होगी जनगणना पता नहीं, पर जनगणना के बगैर परिसीमन कैसे होगा ये भी हमें नहीं पता। लेकिन 2026 में परिसीमन होने की बात है। जो 25 साल का कैप लगा था वो 2026 में खत्म होगा और तब लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रावधान है। और चूंकि इन्होंने नई संसद में 800 से ज्यादा सीटें भी बना ली हैं तो उम्मीदें हैं कि नई सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में। यहीं से सारा विवाद होता है। विवाद यहां से किस तरह से होता है कि भाई अब अगर नया परिसीमन होगा और नई सीटें बनेंगी, परिसीमन तो होते हैं, नई सीटें बनाई जाएंगी 543 से बढ़ाकर या 800 करीब की जाएंगी, लगभग 20 लाख पे एक सीट बनाएंगे। तो इसमें जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका ये कहना है, क्योंकि उन्होंने 1975 से जो जनगणना जनसंख्या नियंत्रण की नीति थी उसका पालन किया और उन्होंने अपनी जनसंख्या कम बढ़ाई। ठीक, उत्तर भारत के राज्यों ने गौपट्टी राज्य हैं, गाय गोबर राज्य हैं, इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण अच्छे से किया नहीं, इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ी। तो दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि भाई हमने तो अच्छा काम किया, हमने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में रखा। उत्तर भारत के राज्यों ने कंट्रोल में नहीं रखा। लेकिन 2026 में जब नया सीटें बनाई जाएंगी लोकसभा की, जनगणना होगी, उस जनगणना के हिसाब से 20 लाख के आप कहते हो सीटें देंगे, तो फिर उत्तर भारत के राज्य तो फायदे में चले जाएंगे क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, उन्हें ज्यादा लोकसभा की सीटें मिलेंगी और दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो जाएगा। तो ये जो समय परिसीमन का विवाद जो चल रहा है, डिलिमिटेशन का विवाद चल रहा है, इसका सार ये है कि 2026 में ये उम्मीद है कि नई लोकसभा में नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। उम्मीद है, जनगणना तो हुई नहीं है, अपन उम्मीद की बात कर रहे हैं। ठीक, चूंकि ये नई सीटें जनसंख्या के आधार पर बढ़ेंगी, जिस राज्य में जितनी ज्यादा संख्या होगी, जनसंख्या होगी, उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब चूंकि दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण अच्छे से की हुई है तो उन्हें कम सीटें मिलेंगी, उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी और इससे लोकसभा में दक्षिण भारत का रिप्रेजेंटेशन वो कमजोर हो जाएगा।
मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर भारत के 2-3 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे 4 राज्यों में सीटें जीत लेता है, तो वो लोकसभा में सरकार बना लेगा। दक्षिण भारत के लोगों की ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। इसी चीज़ को हम परिसीमन विवाद या रिप्रेजेंटेशन विवाद के रूप में आज जानते हैं। ये विवाद बेहद गंभीर है और ये विवाद आगे चलकर देश में विभाजनकारी स्थितियां भी बना सकता है। अगर दक्षिण भारत के राज्यों को संसद में उनका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा और केवल उत्तर भारत के राज्यों के पास ज्यादा सीटें रहेंगी, सरकारें वहीं से बनेंगी, गिरेंगी, तो फिर दक्षिण भारत का महत्व खत्म हो जाएगा। और फिर ये प्रश्न भी उठेगा कि भाई जब इस व्यवस्था में वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर क्यों ना अलग होने की स्थितियां भी बन जाएं। ये भी आगे चल के हो सकता है। और ये इसमें नुकसान कितना हो रहा है, तो देखिए इसको लेके बाकायदा कुछ आंकड़े हमारे सामने रखे गए कि आखिर नए परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों को कितना नुकसान हो सकता है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि पूरी स्थिति क्या है। ठीक, तो आज की स्थिति यह है कि दक्षिण भारत के 5 राज्य यानी आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें 129 हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा की सीटें 129 हैं, जबकि उत्तर भारत के सिर्फ 2 राज्य यानी उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर ही 120 सीटें हो जाती। आज की स्थिति में भी दक्षिण भारत का रिप्रेजेंटेशन या उनका महत्व बेहद कमजोर है। दक्षिण भारत के 5 राज्य के पास 229 सीटें, लेकिन उत्तर भारत के 2 ही राज्यों के पास 120 सीटें। पहले से ही इतना असंतुलन बना हुआ है दक्षिण और उत्तर के रूप में, और अब जब नई जनगणना के बाद नया परिसीमन होकर नई सीटें बनेंगी, तो ये तो और भी ज्यादा इम्बैलेंस होने की स्थितियां दिखाई दे सकती हैं। किस तरह का इम्बैलेंस है देखिए, तो क्या होगा अगर नई जनगणना होगी, तो कितना अधिक भेदभाव दक्षिण भारत के राज्यों के साथ हो सकता है। हालांकि अमित शाह ये कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा। जब क्या बोलते हैं, स्टालिन ने कहा कि अगर देश में मौजूद आबादी के आधार पर नए निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा किया जाए, तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु को 8 सीटों का नुकसान होगा। तब अमित शाह ने कहा कि भाई मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि परिसीमन के बाद प्रो रेटा के हिसाब से दक्षिण की राज्य की एक भी सीटें लोकसभा में कम नहीं होंगी। अब अमित शाह ये कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये कहने बात अलग है, पर जिस तरह से परिसीमन होता है और जिस तरह से सीटें बांटी जाती हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है इनके पास। सीटें तो तमिलनाडु की कम होंगी क्योंकि उनकी जनसंख्या उत्तर भारत की तुलना में कम हो गई है। ठीक, तो ये तो पक्की बात है, ये कहने वाली बात अमित शाह की होगी, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से ये सही बात नहीं है। ठीक, अब देखिए जब ये बात उठी कि दक्षिण भारत के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है लोकसभा में, तो सब लोग दक्षिण भारत के तमाम सारे राज्य इसका विरोध करने लगे। और डीएमके के एक मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि ये गृह मंत्री जो हैं ये भ्रम फैला रहे हैं। ए राजा ने कहा कि इस प्रश्न का कोई उन्होंने सही जवाब नहीं दिया कि वो क्या कैसे इस चीज को करेंगे कि भाई दक्षिण भारत की कम जनसंख्या के बाद भी सीटें कम ना हो। इसका कोई जवाब नहीं है, बस केवल बात कही हुई है, ये उन्होंने आरोप लगा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई सिद्धारमैया जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई कि इस चीज के इसका ए राजा की बात को कर्नाटक के सिद्धारमैया जी ने भी दोहराया है। उसके बाद दक्षिण राज्य के क्या बोलते हैं, तमिलनाडु समेत दक्षिण राज्य के जो राज्य हैं वो ये कह रहे हैं क्या हमने जनसंख्या नियंत्रण अच्छे से किया, इसलिए अब हमें इसका नुकसान भोगना पड़ेगा, और उत्तर भारत के लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण अच्छे से नहीं किया, तो उन्हें क्या इसके अब फायदा दोगे। ये भी आरोप लग रहे हैं। और ये भी बात उठ रही है कि भाई क्यों ना ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं। पिछले कुछ समय से आपने ये देखा होगा कि भाई ये आह्वान किया गया दक्षिण भारत के राज्यों, स्टालिन ने कहा कि 16-16 बच्चे पैदा करें क्या, उसके बाद आपके चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। इस तरह के आह्वान भी किए जा रहे हैं कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करिए, नहीं तो हम तो ऐसे पिछड़ते चले जाएंगे, और उत्तर भारत वाले जो चाहेंगे वैसी सरकारें बनती चली जाएंगी। ये बात भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही। ठीक है, तो ये पूरा मामला है इसमें, और इसमें बड़े पैमाने पे दक्षिण भारत को नुकसान हो सकता है। कितना नुकसान हो सकता है, इसके कुछ आंकड़े बीबीसी ने हमारे सामने दिए हैं, वो हम थोड़ा बताते हैं कि परिसीमन से आखिर किसको फायदा होगा। 2019 में देखिए मिलन वैष्णव और जेम हेंडसन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसका नाम था भारत में प्रतिनिधित्व का उभरता संकट। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होगा। वो कहते हैं कि
इस लेख में कहते हैं कि भाई अगर लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बदलती है तो 2026 में तमिलनाडु में 31 सीटें, आंध्र प्रदेश तेलंगाना को मिलाकर 34 सीटें और केरल को 12 सीटें होंगी। इसके उलट उत्तर प्रदेश में 91 सीटें, बिहार में 50 सीटें, राजस्थान में 31 सीटें, मध्य प्रदेश में 33 सीटें हो जाएंगी। इसका मतलब यह कि मौजूदा सीटों की तुलना में दक्षिण राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल को 24 सीटों का नुकसान होगा। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को कुल 31 सीटों का फायदा होगा। आज की जनसंख्या के हिसाब से अगर ये कर लें तो बताया जाता है कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन्हें 24 सीटों का नुकसान हो सकता है और उत्तर भारत के राज्यों को 31 सीटों का सीधा सीधा फायदा हो सकता है। आगे बोलते हैं कि अगर सीटों की जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में बांटी जाती हैं तो लोकसभा में 848 सीटें हैं और इसके बाद इसके हिसाब से देखिए उत्तर प्रदेश में 143 सीटें हो सकती हैं, बिहार में 79, मध्य प्रदेश में 52, बंगाल में 60 सीटें होंगी। वहीं तमिलनाडु में 59, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखिए 54 और केरल में 20 सीटें होंगी। यानी जनसंख्या के आधार पर दक्षिण भारत के राज्यों को सीट लिखिए सीट बढ़ेंगी, लेकिन उत्तर भारत की तुलना में आधी से भी कम होंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई अब जब सीटें बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा बड़ी है, दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या ज्यादा बड़ी नहीं, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे से किया, तो नई बढ़ी हुई सीटों में उत्तर भारत के राज्य विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह को ज्यादा लोकसभा की सीटें मिल जाएंगी, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। दक्षिण भारत के राज्यों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन इनके मुकाबले कम हो जाएगा और इसी चीज का विरोध दक्षिण भारत के राज्य कर रहे हैं। ठीक, अब किया जाए भाई, इस समस्या का हल क्या निकाला जाए? तो एक क्या बोलते हैं ये इस मुद्दे पर एक विशेषज्ञ हैं गोपाल कृष्ण गांधी, ये कहते हैं कि हमें एक बार फिर से जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में आगे बढ़ना होगा, चाहे इस बार किसी निश्चित अवधि तक समय सीमा तक नहीं, बल्कि जब तक कि राज्य की जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल न कर। गोपाल कृष्ण गांधी कह रहे हैं कि भाई कोई प्री रेटा वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला, इससे तो और विवाद खड़े हो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका वही है कि भाई अटल बिहारी ने 25 साल तक वैन लगाया था, आप और आगे तक वैन लगा लीजिए, जब तक कि जनसंख्या स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन नहीं हो जाता। ठीक, तब तक ये चलने दीजिए, बाकी तो नहीं तो विवाद होता ही रहेगा, इसका कोई सही हल है नहीं। ठीक है, तो ये पूरा विवाद है और ये विवाद आगे भी चलता रहेगा और इसमें कोई कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत के राज्यों के ऊपर ये तलवार लटक रही है कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी लोकसभा में, उनका कद घट जाएगा, उनका महत्व घट जाएगा। दक्षिण भारत का कद और महत्व घटेगा तो उत्तर भारत की राजनीति में बोलबाला हो जाएगा। और तमिलनाडु के जो मंत्री हैं स्टैलिन, वो कह रहे हैं कि अगर देश भर में मौजूदा आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु को 8 सीटें लोकसभा की गंवानी पड़ेंगी। इसका मतलब कि तमिलनाडु में अब 39 सांसद नहीं रहेंगे, बल्कि केवल 31 सांसद रहेंगे। ठीक है, ये उनका कहना है। तो उत्तर बनाम दक्षिण राज्य के विवाद में दूसरा विवाद इस परिसीमन का है, रिप्रेजेंटेशन का है। इस पूरी बात का सार इतना है कि नई जनसंख्या के हिसाब से नई संसद में सीटें बढ़ाएंगे लोकसभा में, तो दक्षिण भारत के राज्यों को कम सीटें मिलेंगी, उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी और इससे दक्षिण भारत के जो 5 बड़े राज्य हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा, उत्तर भारत का बढ़ जाएगा। बीजेपी जो कि उत्तर भारत आधारित पार्टी है, आगे चल के वो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और क्या बोलते हैं आपके राजस्थान में अगर ज्यादा सीटें जीत लेगी तो वो सरकार बना लेगी, दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी, उनका महत्व खत्म हो जाएगा। ये पूरा मामला है। ठीक है, तो इस परिसीमन के मामले में बीजेपी चाहती है कि परिसीमन हो जाए और उन्हें फायदा हो जाए। दक्षिण भारत के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं और ये आगे भी बड़े टकराव की स्थिति होगी। अभी आप देखिए, अगर 2026 में परिसीमन शुरू हो जाता है, सीटें बांटी जाती हैं, चुनाव फिर आगे कम सीटों के साथ दक्षिण भारत को सीटें मिलती हैं, तो एक बड़ा विवाद हो सकता है और ये विवाद बेहद हिंसक भी हो सकता है और बेहद विभाजनकारी भी हो सकता है। ठीक, दिस कैन बी जिसे कहते हैं भाई बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन लेके आ सकता है, क्योंकि ये राजनीति जो होती है ये बड़ी खतरनाक होती है, ये आप जानते हैं। और विशेषकर दक्षिण भारत के लोगों का अगर रिप्रेजेंटेशन कम होगा
तो फिर और ज्यादा टकराव के हालात बन सकते हैं। तो उधर एक तरफ भाषा जबरदस्ती पढ़वाई जा रही है दक्षिण भारत के राज्यों से हिंदी, दूसरी तरफ उनकी संसद में सीटें कम करने की तैयारी चल रही है। ठीक है, और दक्षिण भारत के 5 राज्यों की सीटें भी कम होंगी, दूसरी उनके बच्चों को 3 भाषा हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, और तीसरा इस पूरी व्यवस्था पूरे देश के टैक्स में वो ज्यादा पैसा भी देते हैं और बदले में उन्हें कम सरकार से मिलता भी है। ये भी एक बड़ा खतरनाक सा पहलू है कि दक्षिण भारत के राज्य वो टोटल टैक्स कलेक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से उन्हें रिटर्न में बहुत कम मिल रहा है। तो आप सोच के देखिए किस स्तर पे विभाजनकारी खेल यहाँ पे बन गया है और इसके नतीजे क्या होंगे। ये तो आप समझिए आगे चलकर ये सब क्या होने वाला है। लेकिन ये कितना खतरनाक है कि एक तरफ दक्षिण भारत के राज्य टैक्स ज्यादा देंगे, दूसरी तरफ उन्हें रिटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टैक्स टोटल टैक्स जाता है उससे रिटर्न बहुत कम मिलेगा। फिर उनके बच्चों को 3 भाषाएं भी सीखनी है जबरदस्ती, हिंदी जो कि वो बोलते नहीं। फिर संसद में उनकी सीटें भी कम हो रही हैं, ठीक, रिप्रेजेंटेशन भी कम हो रहा है, मतलब राजनीतिक रूप से उन्हें महत्वहीन बनाया जाएगा। उन्हें धार्मिक रूप से दक्षिण भारत की उत्तर भारत की हिंदी सीखनी पड़ेगी, ठीक, और सांस्कृतिक रूप से हिंदी सीखनी पड़ेगी, और साथ में क्या बोलते हैं टैक्स भी ज्यादा वो ही कंट्रीब्यूट भी जीडीपी में भी कर रहे हैं और टैक्स में भी ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेंगे, बदले में रिटर्न उन्हें कम मिलेगा। तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का गठजोड़ तैयार किया जा रहा है, मतलब ब्राह्मणवाद की एक बड़ी खतरनाक सी षड्यंत्रकारी नीति चल रही है, और इस पूरे खेल के पीछे वो धीरे धीरे अपना हिंदी संस्कृत ब्राह्मणवादी धर्म दक्षिण भारत में थोप रहे हैं। ठीक, तो ऐसे में दक्षिण भारत के राज्य अगर विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई गलत बात है भाई। इस स्तर पे जब आप अन्याय करोगे तो फिर विरोध होना बनता ही है। अगर दक्षिण भारत के राज्यों ने अच्छी एजुकेशन हासिल की, केरल सबसे टॉप पे है, वहां के बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, वो अच्छा कमाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वो अच्छा टैक्स पे करते हैं, और वो इतना टैक्स पे करते हैं कि उनके टैक्स के पैसे से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोग मक्कारी करते हैं 7,000 करोड़ में, नंगे होके गंदे पानी में नदी नालों में नहाते रहते हैं, लेकिन पढ़ते लिखते नहीं हैं, टैक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करते, धर्म मंदिरों में डूबे रहते हैं, दिन भर मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के नीचे मंदिरों के नीचे मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढते रहते हैं। तो यार मतलब ये दक्षिण भारत के लोगों की गलती तो नहीं है ना? वाई शुड दे बी पेनलाइज? प्रश्न ये है कि भाई उन्हें सजा क्यों दी जाए? दक्षिण भारत के लोग तो नंगे होके गंदी नदियों के पानियों में नहीं नहा रहे, वो तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक, वो पैसा कमा रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन्हें टैक्स ज्यादा भर रहे हैं, जीडीपी में उनके योगदान ज्यादा है, जनसंख्या उनकी कम है तो भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उन रिटर्न में ज्यादा कुछ मिल भी नहीं रहा। ऊपर से उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कम हो रहा है, और उनके बच्चों को एक भाषा जबरदस्ती सीखनी पड़ेगी, हिंदी, जो कि उनके किसी काम की नहीं है। मतलब अनटिल आप उत्तर भारत नहीं जा रहे हो तो आप क्या करोगे हिंदी सीख के? मतलब तमिलनाडु में कोई हिंदी सीख के गांव का बच्चा करेगा क्या? भाई प्राइवेट स्कूल का बच्चा हिंदी सीख ले क्योंकि शायद उसे उत्तर भारत में नौकरी करने जाना पड़े, समझ में आया। सेंट्रल स्कूल के बच्चे हिंदी सीखते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उन्हें सीखनी पड़ेगी क्योंकि केंद्र सरकार ये नीति बनाती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के गांव के बच्चे हिंदी सीख कर करेंगे क्या? सीखना होगी तो अंग्रेजी नहीं सीख लेंगे, उससे उन्हें बहुत फायदे होंगे। और उन्हें कभी इस तरफ उत्तर भारत में आना भी नहीं है तो हिंदी का करेंगे क्या सीख के? क्यों अपना समय खराब करेंगे हिंदी सीख के? तो ये किस तरह की सांस्कृतिक क्या बोलते हैं जिसे कहते हैं अत्याचार है उत्तर भारत का दक्षिण भारत के लोगों पर, समझ से परे है। और उसमें भी मतलब अजीब स्थिति है कि अगर स्टेलिन ये सब बातें कह रहा है तो वो गलत कहाँ से? किसी के साथ अन्याय करोगे तो बोलेगा, मुझे लगता नहीं इसमें गलत स्थिति है। अब हमारे एक बड़े चिंतक विचारक हैं, क्या बोलते हैं आपके ये लक्ष्य, इनका क्या नाम है, आम आदमी पार्टी से जुड़े भी रहे, और योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव साहब को स्टालिन की बात से बड़ी असहमति है। वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिए, हिंदी का अपमान नहीं करना चाहिए, कुछ थोपा जा रहा है तो वो है अंग्रेजी। अरे योगेंद्र बाबू, वो अंग्रेजी ही है जिसने इस देश के लोगों को खाने कमाने लायक बना दिया। हिंदी सीख कर तो वो गंदे पानी में नहा रहे होते, ठीक है, अंग्रेजी सीख कर ही कुछ कमाने लायक हो गए, विदेशों से कमाने लगे।
नहीं तो हिंदी और गोबर पट्टी में तो गाय गोबर ही कर रहे होते। तो ये बड़े अजीब सा एक तर्क है, उत्तर भारत के लोग इतने बेईमान कैसे हो जाते हैं जब दक्षिण भारत के लोग अपने हक अधिकार मांगते हैं। ये समझ से परे है। और क्यों थोपना चाहते हो आप अपनी संस्कृति को उनके ऊपर, अपने धर्म को उनके ऊपर, अपनी भाषा को उनके ऊपर क्यों थोपना चाहते हो? और फिर उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्यों नहीं देना चाहते? और उनका टैक्स कलेक्शन का पैसे से उत्तर भारत में मजेदार खूब मंदिर बनवा के और बड़े 7,000 करोड़ के बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करके नदी नालों में नहाते भी हो। ठीक, ये अजीब सा पूरा एक मॉडल है। और दर्शकों, मैं ये कहूंगा कि भाई देखिए, अगर ये हताशा बढ़ती है, निराशा बढ़ती है, तो ये सारी चीजें बड़े गहरे विभाजन की तरफ जाती है। हमें इतिहास पता है, इन मुद्दों पे कई विभाजन हो चुके हैं। ठीक, तो ये नॉन सीरियस बात नहीं है, यहाँ बहुत कुछ बेहद सीरियस चल रहा है। ठीक, और अगर इन चीजों को एड्रेस नहीं किया गया, जो कि मुझे उम्मीद है कि बीजेपी का उद्देश्य इन चीजों को एड्रेस करना ही नहीं है, उनका उद्देश्य वही है जबरदस्ती अपनी विचारधारा दूसरों पे थोपने का, तो आगे भी ये समस्याओं के हल निकलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, चलिए, इस उत्तर बनाम दक्षिण में तीसरा जो विवाद इस समय बड़ा गहरा गया है, वो टैक्स का विवाद। उसे और थोड़ा देखते हैं कि आखिर ये कर वाला मामला क्या है, ऐसा कितना बड़ा नुकसान दक्षिण भारत के राज्यों को हो रहा है और वो कितना पैसा दे रहे हैं, और उत्तर भारत के राज्यों की कैसी मौज पड़ रही है दक्षिण भारत के राज्यों की कमाइयों के ऊपर। चलिए, तो ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है। और कुछ समय पहले ये चीज काफी चर्चाओं में थी, और अभी कुछ महीने पहले ये बात बहुत छपी भी थी। मतलब जब ये उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद शुरू ही इस टैक्स मूवमेंट से शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए, साउथ इंडिया में कुछ समय पहले एक साउथ टैक्स मूवमेंट शुरू हुआ, और दक्षिण भारत के साथ टैक्स के बंटवारे में भेदभाव होता है, ये आरोप लगाकर साउथ इंडिया के कुछ राज्यों ने साउथ टैक्स मूवमेंट की शुरुआत की हुई थी। आखिर ये मूवमेंट है क्या, इसे हम थोड़ा सा बताते हैं, आपके सामने रखते हैं। और इसमें बात ये की जा रही है कि भाई देखिए, कर्नाटक सरकार के भेदभाव वाले आरोप में कितनी राजनीतिक सच्चाई है, इस पर इंडिया टुडे ने एक पूरा आर्टिकल सर्च करके देखा था कि कर्नाटक के जो सिद्धारमैया, इन्होंने कहा कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसे हम टैक्स ज्यादा देते हैं, यानी टैक्स कलेक्शन कर्नाटक से ज्यादा होता है, इनफैक्ट साउथ इंडिया से ज्यादा होता है। और बदले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें रिटर्न देती है, यानी जो इनका हिस्सा है टैक्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, वो बेहद कम है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई दक्षिण भारत के राज्यों से ज्यादा टैक्स लेकर उन्हें कम रिटर्न दो, और उत्तर भारत के राज्यों से कम टैक्स मिलता है फिर भी उन्हें ज्यादा पैसा दो। ये बड़ा भेदभाव है, ये मोटी मोटी बात है। चलिए देखते हैं, अभी का ही लेटेस्ट ही है, फरवरी का ही मामला है। देखिए, सिद्धारमैया की सरकार ने केंद्र सरकार पर के राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए एक आह्वान किया हुआ है। ठीक है, कर्नाटक सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार टैक्स के रूप में दक्षिण से ज्यादा पैसा बटोरती है, मगर उसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों पर खर्च किया जाता है। अब दर्शकों, ये मतलब आपने कल्पना भी की है कि ये बात कितने बड़े स्तर पे है। क्या थोड़ा बहुत अंतर है, या बहुत कोई ग्रॉस अंतर है जिसको लेके सिद्धारमैया और दक्षिण भारत के राज्य विरोध कर रहे हैं? हम थोड़ा डेटा देखते हैं कि आखिर ऐसा कितना सारा पैसा है कि जो दक्षिण भारत से टैक्स मिलता है, लेकिन जब बांटने की बारी होती है तो केंद्र सरकार ये सारा टैक्स वैक्स का पैसा लेके उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा बांट देती है, और कितना ज्यादा बांट देती है थोड़ा वो भी हम आपको बताते हैं कि ये किस स्तर का भेदभाव है, ये भी देखिए। ठीक, चलिए हम डेटा की तरफ सीधे चलते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि सिद्धारमैया ने कहा कि 14वें वित्त आयोग से कर्नाटक को टैक्स के बंटवारे के रूप में 4.71% हिस्सा मिलता था, लेकिन 15 वित्त आयोग के बाद ये 3.64% कर दिया गया है, और सीधे 1.70 की कटौती कर दी गई। इससे कर्नाटक को नुकसान हो रहा है, और इसलिए वो साउथ टैक्स मूवमेंट, यानी केंद्र सरकार को दबाव डालने का मूवमेंट कह रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए होता यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स का बंटवारा कैसे होता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स के बंटवारे के लिए एक बनता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग बनता है। ये फाइनेंस कमीशन जो है ये तय करता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टैक्सों के बंटवारे कैसे होंगे। मतलब टोटल कलेक्शन के बाद जो भी राज्यों से टैक्स आएगा, केंद्र सरकार इसे राज्यों को कैसे बांट कर देगी। तो फाइनेंस कमीशन ये तय करता है, और फाइनेंस कमीशन का गठन तो केंद्र सरकार ही करती है, बनता भी सरकार के हिसाब से संवैधानिक बॉडी होती है, और अपनी सरकार अपने पसंदीदा लोगों को ही बिठाती है वहां पे। तो ऑब्वियसली वो इसी तरह से होंगे जैसे सरकार चाहती है। ठीक, अब देखिए इसमें जो फाइनेंस कमीशन ये तय करता है कि कैसे टैक्स का बंटवारा होगा, तो वो कई चीजों पर ध्यान रखता है। ये जो 15 वित्त आयोग था, इसने 6 पॉइंट बताए हुए थे कि वो किन आधारों पे केंद्र का जो टैक्स, टोटल टैक्स केंद्र सरकार को मिलता है, उसे राज्यों को कैसे बांटेगी केंद्र सरकार। 6 मुद्दे बताए हुए थे। ठीक, अब इसमें 6 मुद्दों में देखिए जो 6 पॉइंट हैं, इनमें इनकम स्टैंडर्ड्स, आबादी और एरिया, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट इकोलॉजी, और टैक्स और राजकोष से लेकर प्रयास। ठीक, ये कुछ पॉइंट हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब यह हुआ कि जो सबसे गरीब राज्य होगा, सबसे अमीर राज्य की प्रति व्यक्ति आय जितनी रहेगी, उसके मुकाबले सबसे गरीब राज्य की आय को नापा जाएगा, और जो सबसे गरीब राज्य जैसे पर कैपिटा इनकम कम है, उससे ज्यादा पैसा दिया जाएगा अमीर राज्य की तुलना में। ठीक है, तो ये इसमें सबसे बड़ा सबसे ज्यादा इसी आधार पे पैसा बांटा जाता है। कुल मिलाकर सरल भाषा में गरीब राज्यों को ज्यादा पैसा और अमीर राज्यों को कम पैसा। इसलिए अब देखिए सीधा साधा समझने की जरूरत है कि राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम होगी, उन राज्यों की हिस्सेदारी बाकी राज्यों से ज्यादा होगी, ताकि सभी राज्यों के बीच समानता कायम रखी जा सके। ठीक, तो 15वां वित्त आयोग के जो 6 पॉइंट थे, उसमें कैसे पैसा बांटा जाएगा, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था, इन्होंने एक ग्राफ के माध्यम से भी बताया कि ये देखिए, ठीक, कैसे पैसे बटेगा। तो जो टोटल टैक्स कलेक्शन होगा उसका केंद्र सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार उसे राज्यों में कैसे बांटेगी। तो इनकम डिस्टेंस, 45% पैसा इनकम डिस्टेंस से बटेगा, मतलब गरीब राज्यों को ज्यादा, अमीर राज्यों को कम। 15% पैसा बटेगा आबादी, जिस राज्य की ज्यादा आबादी होगी उससे ज्यादा, कम राज्य की जिस राज्य की आबादी कम होगी उसे कम पैसा मिलेगा। ठीक, 15% पैसा बटेगा एरिया के हिसाब से, जिस राज्य का एरिया बड़ा है उससे ज्यादा, और जिस राज्य का एरिया कम है उससे कम। और फिर 12% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और 10% फॉरेस्ट और इकोलॉजी कितनी बना के रखी इस पे। मोटा मोटा अगर हम देखें तो 45% गरीब राज्य जो होगा, जिसकी आय कम है, उसे ज्यादा मिलेगा। 15% आबादी और 15% एरिया। ये तीनों पैरामीटर आप ध्यान से देखें तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बिहार जैसे राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य, जो कि बड़े गरीब हैं, ठीक, आबादी भी ज्यादा है, ये फायदे में चले जाते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों की क्या बोलते हैं, कमाइयां ज्यादा है, तो उन्हें कम पैसा मिलता है। आबादी कम है तो उन्हें कम पैसा मिलता है। एरिया छोटा है तो भी उन्हें कम पैसा मिलता है उत्तर भारत की तुलना में। अब यहीं से परेशानी शुरू होती है कि जो टैक्स बांटने का जो सिस्टम है, ये बना ही इस तरह से है कि उत्तर भारत के राज्यों को फायदा मिलेगा, दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान मिलेगा। पर इस पूरे खेल में सबसे बड़ा पेंच ये है, ये देखिए, ये कितने परसेंट किसको पैसा मिलता है, इसका एक ये ग्राफ भी है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ठीक, ये आपके सामने थोड़ा और बड़ा करता हूं। टैक्स कलेक्शन के पैसे का राज्य के बीच बंटवारा, 17% पैसा मिलता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। 10% पैसा मिलता है बिहार को, 6% राजस्थान को, 7.9% मध्य प्रदेश को, ठीक। और हम नीचे की तरफ से आएंगे तो तमिलनाडु को 4.1%, केरल को 1.9%, गोवा को 0.4%, आंध्र प्रदेश को 4%, महाराष्ट्र को 6%, उड़ीसा को 4%, पश्चिम बंगाल को 7%, गुजरात को केवल 3.4%। ठीक, अब इतना ही पैसा मिल रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि जब टोटल टैक्स कलेक्शन, यानी सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा टैक्स आता है किससे, जिन राज्यों से आता है वो सारे आपके दक्षिण भारत और यहाँ के राज्य हैं। और उत्तर भारत के राज्य जो है वहां से टैक्स भी कम आता है, लेकिन उन्हें ज्यादा पैसा टैक्स का मिल रहा है। देखिए आगे नीचे ये भी बताया गया इसमें
कि भाई कितना टैक्स पैसा किसके पास कितना आ रहा है। रुकिए मैं आपको थोड़ा सा इस ग्राफ की तरफ ले जाता हूं। ये देखिए राज्यों को कितना पैसा वापस मिलता है। केंद्र के टैक्स के रूप में 1 रुपए के देने पर कितने पैसे मिलते हैं। तो इन्होंने 1 रुपए के आधार बना के ये बताया कि अगर कोई राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में 1 रुपए देगा तो उसे कितने मिलेंगे। तो बिहार टैक्स कलेक्शन में 1 रुपए देगा तो उसे रिटर्न में सेंट्रल गवर्नमेंट 7.6 रुपए दे देगी। उत्तर प्रदेश 1 रुपए देगा तो उसे रिटर्न में 2.3% के बराबर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश को 2.42% के बराबर। लेकिन महाराष्ट्र अगर 1 रुपए देगा तो उसे 0.8%, कर्नाटक देगा तो 0.15%, हरियाणा देगा तो 0.8%, गुजरात 0.28%, तमिलनाडु को 0.29%। ये देखिए इतना कम पैसा मिलता है। ठीक, तो जो राज्य ज्यादा टैक्स कलेक्शन करके दे रहे हैं उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं, जो राज्य कम टैक्स कलेक्शन करके दे रहे हैं उन्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। परसेंट में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं। ठीक, और सबसे कम गोवा को मिल रहे हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने आंकड़े बने हुए हैं। ठीक, ये देखिए और साल दर साल ये घटता ही चला जा रहा है। इसमें भी एक बड़ा इशू है कि ये बढ़ नहीं रहा है। कर्नाटक का देखिए 10वें वित्त आयोग के समय 5% से ऊपर था, अब घट के 3% पैसा हो गया टैक्स, मतलब देते ज्यादा है मिलता कम है। ठीक, तमिलनाडु का 10वां वित्त आयोग था तब 7% के 6-7% के बीच में था, और 15वां वित्त आयोग ने 4% ही उनका पैसा कर दिया। ठीक, महाराष्ट्र की भी ये स्थिति है, केरल की भी यही स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश का 10वें वित्त आयोग के समय उत्तर प्रदेश को देखिए 17% से कम पैसे मिलते थे, फिर बढ़ गया और ये 15वें वित्त आयोग के समय 17.94% के करीब पैसे मिल रहे हैं। ठीक, बीच में तो और ज्यादा मिलता था। अगर आप देखें तो 20% के करीब भी मिलते थे, किसी जमाने 20%, 19-20 के बीच में भी मिलते थे। ठीक, तो इस पूरी बात का सार क्या है। पूरी बात का सार ये है कि भाई जो उत्तर भारत के राज्य हैं वो ज्यादा टैक्स कलेक्शन करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें टोटल टैक्स में रिटर्न में से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 17% मिल रहे हैं 1 रुपए मतलब टोटल टैक्स कलेक्शन का। दक्षिण भारत के राज्य टैक्स उगा के देते हैं और ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन उन्हें टैक्स कलेक्शन का पैसा कम मिलता है। अब जब राज्य सरकार को कम पैसा मिलेगा तो डेवलपमेंट करने की क्षमताएं भी उसकी कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ज्यादा पैसा मिलता है, वापस भी कम देते हैं, टैक्स भी ज्यादा मिलता है, रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, उनके पास ज्यादा पैसा होता है, फिर भी वो गरीब के गरीब बने रहते हैं। ये भी बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि वो गोबर खाते हैं, गौमूत्र से नहाते हैं और बड़े बड़े नालों में स्नान करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। मतलब सार ये है कि दक्षिण भारत के राज्यों की मेहनत पर उत्तर भारत के गौ पट्टी के राज्य धार्मिक सुख यानी हिंदू सुख का आनंद ले रहे हैं। ये पूरी स्थिति। ठीक, और दक्षिण भारत ने ये मेहनत से अर्जित किया है। अगर आप देखें तो केरल शिक्षा में सबसे अच्छे स्तर पे है, बाकी जगह उद्योग धंधे व्यापार अच्छे से कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जनसंख्या कम की है, अपनी कमाइयां बढ़ाई हैं, ये सब उन्होंने किया है। उत्तर भारत के लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं और गंदे धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, नंगे होके वहां पे नहा रहे हैं और हिंदू सुख में डूबे हुए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका। ठीक, ठीक है। एक मैप है जो भारत की कुल जीडीपी में, ये तो अपने टैक्स कलेक्शन की बात की थी, एक हर्षद शाह हैं, अकाउंटेंट हैं, इन्होंने एक मैप शेयर किया हुआ था लिंक्डइन पे, और इसमें इन्होंने मोटा मोटा ये बताने की कोशिश की थी कि भारत की टोटल जीडीपी जो है उसमें जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो 2.15 ट्रिलियन का योगदान देते हैं, लेकिन उत्तर भारत के राज्य हैं उनका भारत की जीडीपी में 1.73 ट्रिलियन का योगदान है। आप अंदाज लगाइए कि दक्षिण भारत के राज्य छोटे हैं, जनसंख्या भी कम है, फिर भी इनका योगदान 2.15 ट्रिलियन से ज्यादा का है, यानी 55% कंट्रीब्यूशन दक्षिण भारत के राज्यों का है। ये शायद 10 एक राज्य होंगे, बाकी के पूरे राज्य, उत्तर भारत के पूरे राज्य मिला लीजिए, ये केवल 44% ही जीडीपी में योगदान दे रहे। ठीक है, जबकि सरकार उत्तर भारत से बन रही है, सारे मंत्री संतरी उत्तर भारत के होते हैं, मानसिकता उत्तर भारत के लोगों की चलती है, पैसा भी कम देंगे, कंट्रीब्यूशन भी कम करेंगे डेवलपमेंट में, फिर इनकी भाषा ही उत्तर भारत की भाषा दक्षिण भारत को सीखनी है। ठीक, फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दक्षिण भारत को नहीं मिलेगा, आगे कम हो जाएगा, भाषा भी इनकी सीखनी पड़ेगी, आप अंदाज लगाइए, और टैक्स में कलेक्शन भी ये
कम ही देंगे दक्षिण उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत को वो भी देना पड़ेगा। तो ये जो डिवाइड है एक प्रकार की, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए किस स्तर पे ग्रॉस डिवीजन है। दक्षिण भारत पे बहुत बोझ है। ये वैसा ही है जैसे अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखेंगे, ईयू में, तो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ज्यादा रूस के करीब रहे, वो सारे गरीब दरिद्र हैं। और यूरोपियन यूनियन भी इस समस्या से जूझती है कि कुछ बड़े देशों को बोझ उठाना पड़ता है बाकी के गरीब देशों का, ठीक। और आगे चलकर इससे विवाद हो सकते हैं। भारत में भी यही समस्या है। जितने उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के, गोबर पट्टी के राज्य हैं, ये बोझ हैं, दक्षिण भारत के लोग मेहनत कर रहे हैं और ये तमाम सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, ठीक। ये जो मजे मार रहे हैं ना टैक्स के पैसे से, उत्तर भारत में खूब ऐश चल रहा है। 700 करोड़ रुपए कुंभ के मेले में खर्च कर दिए, खूब नंगे होके नहाए गंदे पानी में, सब किया। ये सब कटसी किसके पैसे पे? दक्षिण भारत के लोगों की मेहनत की कमाई पर। वो नहीं नहा रहे नंगे होके ऐसे, वो सब इतने तमाशे में नहीं लगे, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो चीज है कब तक चलेगी? आप समझिए, इस तरह का ग्रॉस क्या बोलते हैं डिवीजन जो चल रहा है, ये बढ़ता चला जाएगा आगे, क्योंकि बढ़ रहा है। शिकायत ये है कि ये सुधर नहीं रहा, बढ़ ही रहा है और कम होता जा रहा है कंट्रीब्यूशन, पैसा, टैक्स कलेक्शन में और कम पैसा मिलता जा रहा है दक्षिण भारत के राज्यों को दिन ब दिन। ये बड़ी परेशानी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उनका कम होता जा रहा है, ठीक है। अब उन्हें हिंदी भी सीखनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप इस ग्रॉस इनइक्वलिटी के साथ कब तक चलेंगे? कब तक आप इस चीज को अनदेखा करेंगे? अपने संख्या बल के दम पर, अपने हिंदू होने के दम पर आप मजे कब तक मारोगे और कंट्रीब्यूशन में योगदान कब तक नहीं दोगे? कब तक ये मक्कारी चलती रहेगी? लेट अस सी, देखेंगे ये कब तक चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई ये विवाद सुधरेगा नहीं, बढ़ेगा और समस्याएं आगे करती रहेंगी। उत्तर भारत हिंदूवादी सरकार कर क्या रही है? मेहनत करके दक्षिण भारत का मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन झूठी रिपोर्ट जरूर छापती है। कैसी झूठी रिपोर्ट? देखिए जरा। तो कैसी झूठी रिपोर्टें छापी जा रही हैं कि ये रिपोर्ट कुछ समय पहले बहुत चली, मीडिया में बहुत चली, 2024 फरवरी की रिपोर्ट है। क्या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तमिलनाडु से आगे निकल गई? ये खूब चली, द हिंदू में ये आर्टिकल छपा हुआ था और इसमें कह रहे हैं कि आंकड़ों से पता चलता है कि तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति, देखिए, एनएस स्टेट डीपी की बराबर पहुंचने में उत्तर प्रदेश को अभी 64 साल लग सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ भी आके वो एक दो बच्चे कह जाते हैं, अरे ये उत्तर प्रदेश तमिलनाडु से आगे निकल गया। मतलब कुछ नहीं, आंकड़ों की हेरा फेरी, झूठी फर्जी खबरें, टोटल फर्जी खबरें चलती हैं, ठीक। अभी तो बहुत पीछे है एनएसडीपी में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के मुकाबले। 64 साल लगेंगे उसे इस स्थिति पे आने में। और हम आंकड़े भी देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाले राज्य जो हैं, अभी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश अभी तो दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, तमिलनाडु से, ठीक, बहुत पीछे की स्थिति में, ठीक। ये देखिए महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 31 लाख करोड़ का है, ठीक। और उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये 21 देखिए ट्रिलियन रुपीज बता रहे हैं। तो अभी तो बहुत पीछे है, इसमें समय लगेगा, इन्हें बहुत आगे तक जाने में समय लगने वाला है, ठीक। पर ये फेक न्यूज प्रोपेगेंडा चलाकर ये इस चीज को काउंटर कर रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों की बराबरी करने की कोशिश है। पर मुझे लगता है इससे बात नहीं बनने वाली है। प्रॉब्लम बहुत सारी जगह पे है। प्रॉब्लम ये है कि उत्तर भारत के राज्य मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी औद्योगिकरण पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे पैमानों पे ये बहुत पीछे हैं दक्षिण भारत के मुकाबले। और नतीजा ये है कि भाई पर कैपिटा इनकम वगैरह ये सब इनकी बहुत पिछड़ी है। ये सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और राजनीति करने में मस्त है, ठीक। और धर्म का जो सुख है, हिंदू सुख, उसमें आनंद उठा रहे हैं। और दक्षिण भारत के राज्यों की जो कमाइयां आ रही हैं उससे मजे मार रहे हैं, इन्हें बहुत सारा पैसा मिल रहा है। पर सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है दर्शकों, पिछले 70 सालों से दक्षिण भारत के राज्यों की मोटी कमाई से उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा पैसा मिला। जैसे 17% टोटल रेवेन्यू का उत्तर प्रदेश को मिल जाता है। क्या उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना? 17% पैसा लेकर उत्तर प्रदेश के में ये पैसा खपा दिया जा रहा है, बिहार में खपा दिया जा रहा है,
इतने सालों से ये सब चल रहा है, तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? भाई दक्षिण भारत के पैसे से चलिए उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो और सारे राज्य एक से हो जाएं, समझ में आया। पर ये आगे तो बढ़ ही नहीं रही है, तो पिछड़े के पिछड़े ही। तो ये कब तक चलेगा भाई? कहीं ना कहीं इस चीज को विवाद तो खड़ा होगा भाई। ये अनंत काल तक ऐसा थोड़ी चलता रहेगा कि आप डेवलपमेंट मत करिए, आप एजुकेट मत होइए, आप धर्म के नाम पर राजनीति करते रहिए, आप किसी भी किस्म के विकास में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ में मत करिए, बस वो 24 घंटे धर्म धर्म मंदिर बस यही करते रहें और आप आगे ना बढ़े, तो दूसरे राज्यों में कहीं ना कहीं आवाज उठेगी। ठीक। और जितने भी मैंने पॉइंट बताए बड़े लीगल पॉइंट हैं, इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे आप राजनीति कह के खारिज कर दो। साउथ इंडिया के एक एक पॉइंट बड़े वैलिड पॉइंट हैं। आप आज कह दो कि पॉलिटिक्स है, ये हिंदू विरोधी है, स्टालिन हिंदू विरोधी है, फलाना ढिकाना, मीडिया वाले चिल्ला सकते हैं, पर रियल पॉइंट पे बात यहाँ पे हो रही है। और ये वो चीजें हैं कि समडे किसी ना किसी दिन भारत को इन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। अदर देन दिस बड़ी परेशानियां आती चली जाएंगी। ठीक। क्योंकि समस्याएं नहीं सुलझाई जाएंगी तो बीमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक। और मुझे लगता नहीं कि उत्तर भारत में जो हिंदू सुख में डूबे हुए लोग हैं वो कुछ सुधार करना चाहते हैं। मतलब भारत एक तरफ, दक्षिण भारत तो आगे बढ़ रहा है, उत्तर भारत जो है वो हिंदू सुख में डूबा हुआ है। ठीक। और वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, वो डेवलपमेंट की कोई भी जो कहते हैं मानसिकता विकास की है वो कहीं नहीं दिखती। केवल राजनीति धर्म, राजनीति धर्म, वही सब चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है। तो ये है पूरा मामला, उत्तर बनाम दक्षिण का मामला। तीन बड़े मुद्दों पे टकराव। टकराव के तो और भी सारे मुद्दे हैं। मैंने हाल फिलहाल में जो बड़े टकराव हैं जिनसे भविष्य राजनीति में आगे विवाद हो सकता है आने वाले साल में 2026 में, वो आपके सामने रखे हुए हैं। एक भाषा विवाद जो इस समय चल ही रहा है, दूसरा परिसीमन का विवाद जो 2026 में होगा, और तीसरा ये टैक्स का विवाद जो इस आग में घी डालने का काम निरंतर कर रहा है। आने वाले सालों में और कम टैक्स का रिटर्न मिलेगा साउथ इंडिया के स्टेट को, और ये विवाद और भी बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू एंड। ठीक। तो ये पूरा मामला है और इसे आप थोड़ा समझिए, जानिए और देश के इन हालातों पे गौर करिए। हम धर्म के नाम पर इस देश में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, मुझे लगता है आप इस आज की रिपोर्ट से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। केवल इतना सा नहीं है कि क्या स्थिति है। मतलब उत्तर भारत के लोग आज भी मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, और एक मंदिर मस्जिद मूर्तियों की राजनीति करते हुए उत्तर भारत के लोग। ठीक। दक्षिण भारत के लोगों को आपने नहीं देखा होगा इसमें। ठीक। इसमें ज्यादा इंडल्ग नहीं देखा होगा, वो अलग ही दुनिया में है। लेकिन उत्तर भारत के लोग तो मजेदार स्थिति में हैं। ठीक है। आप सोच के देखिए, अभी भी मंदिरों की राजनीति चल रही है और अभी भी वही सब चीजें आगे बढ़ाई जा रही।